तो कहानी शुरू होती है और हम फिन को देखते हैं। फिन 3 दिन और 3 रात से उसी रेतीले किनारे पर सुन्न पड़ा था। जब उसकी आंख खुली, उसने हाथ पांव हिलाए और सामने देखा तो उसकी रूह कांप गई। जहाज के बाकी साथी भी रेत पर इधर उधर गिरे पड़े थे। पहले तो उसे लगा कि शायद सब सो रहे हैं, लेकिन जैसे ही वह पास गया और एक साथी का पीला बेजान चेहरा देखा, उसे सब समझ में आ गया। वह आदमी कब का मर चुका था। फिन रुका नहीं, टूटने का वक्त नहीं था। उसने तुरंत मरे हुए साथी के जूते उतारे और अपने पैरों में पहन लिए। ऊंची एड़ी के जूते थे, पहनने में अजीब लग रहे थे, लेकिन उसी हाल में वही सहारा थे। इसके बाद वह पूरे किनारे पर पागलों की तरह दौड़ने लगा, चिल्ला चिल्ला कर बाकी साथियों को बुलाने लगा। जवाब में बस समंदर की लहरों की आवाज लौट कर आई। चलते चलते उसे अपने जहाज का टूटा हुआ मलबा दिखा और पास ही एक और लाश पड़ी मिली। उसने उसे घसीट कर किनारे लगाया, लकड़ी का एक क्रॉस गाड़ा और वहीं दफना दिया। पास में उसे एक कपड़ा भी मिल गया, जिससे उसने किसी तरह अपना बदन ढक लिया। अब फिन ने अपना झोला उठाया और पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी की तरफ चल पड़ा। उसे लगा शायद ऊपर से कोई रास्ता, कोई सहारा दिख जाए। करीब 2 घंटे की थका देने वाली चढ़ाई के बाद जब वह ऊपर पहुंचा तो उसका दिल बैठ गया। नजारा सुंदर था, लेकिन चारों तरफ बस पानी ही पानी था। न कोई कश्ती, न कोई इंसान, दूर तक फैला हुआ नीला समंदर। गुस्से और बेबसी में उसने झोला जमीन पर पटक दिया। थोड़ी देर बाद जब उसका गुस्सा ठंडा पड़ा तो उसे साफ समझ आ गया कि अगर जिंदा रहना है तो यहीं टिकना होगा। पेट बुरी तरह भूख से जल रहा था और गला सूख चुका था। वह नीचे उतरा और उसे कुछ नारियल पड़े मिले। उसने भारी पत्थर से उन पर वार किया और काफी मशक्कत के बाद उन्हें तोड़ा। फिर उसने नारियल का पानी पिया, जैसे वही उसकी जान बचा रहा हो। प्यास बुझाने के बाद फिन किसी सुरक्षित कोने में थोड़ा सुस्ताने की जगह ढूंढ ही रहा था कि तभी पास कहीं से कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। आवाज सुनते ही फिन चौंक गया और उसी दिशा में दौड़ पड़ा। जैसे ही उसने देखा, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसका पालतू कुत्ता साइडो एक गुफा में फंसा हुआ था। फिन बिना ज्यादा सोचे समझे चट्टानों से नीचे उतर गया। उसने हंसते हुए अपने कुत्ते को हल्का सा डांटा कि वह कितना बड़ा बुद्धू है। साइडो भी जैसे बात समझ गया हो, फौरन जमीन पर लेट गया, मानो माफी मांग रहा हो। अब फिन को खुद को अकेला महसूस नहीं हो रहा था। कम से कम अब उसके पास एक साथी था। शाम होते होते फिन ने चकमक पत्थर रगड़कर आग जलाई। 3 दिन से भूखा था, पेट में जैसे चूहे कूद रहे हों, लेकिन खाने को कुछ नहीं था। हाथ मलने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। किसी तरह उसने भूख को सहा और अपने कुत्ते के पास लेटकर गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह आंख खुलते ही उसने मन बना लिया कि वह डूबे हुए जहाज के पास जाएगा। शायद वहां से कुछ काम का सामान मिल जाए। समंदर की लहरें तेज थीं, लेकिन फिन ने डर को पास नहीं आने दिया और सीधे पानी में कूद पड़ा। किनारे खड़ा साइडो अपने मालिक को खतरे में देखकर जोर जोर से रोने लगा। काफी जद्दोजहद के बाद फिन जहाज तक पहुंच गया। वहां उसे एक बक्सा मिला जिसमें ढेर सारे सोने के सिक्के थे, लेकिन इस हालत में वे किसी काम के नहीं थे। तभी उसकी नजर लाल वाइन की कुछ बोतलों पर पड़ी। उन्हें देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने सोचा 1-2 घूंट ले ही ले, लेकिन तभी जहाज से अजीब सी चरमराने की आवाज आने लगी। जहाज अब डूबने ही वाला था। फिन ने बिना वक्त गंवाए फुर्ती दिखाई। जो भी जरूरी सामान था उसे डेक पर इकट्ठा किया, रस्सियों से सब कुछ बांधा, जल्दी जल्दी एक काम चलाऊ बेड़ा बनाया और लहरों के भरोसे उसे किनारे तक ले आया। अब फिन और उसके कुत्ते के पास रहने और खाने का थोड़ा बहुत इंतजाम हो गया था। रात को दोनों आग के पास बैठे ब्रेड खा रहे थे। आग की लौ हिल रही थी और समंदर से ठंडी हवा आ रही थी। पहली बार फिन को लगा कि शायद हालात थोड़ा संभल रहे हैं। तभी अचानक झाड़ियों के अंदर से जंगली सुअर के गुर्राने की आवाज गूंजी। आवाज इतनी पास से आई कि दोनों सन्न रह गए। न फिन हिला न उसका कुत्ता। दोनों जानते थे कि जंगली सुअर बेवजह हमला कर सकते हैं और अंधेरे में उनसे भिड़ना मतलब सीधी मौत। पूरी रात डर के साए में कटी। अगली सुबह जैसे ही फिन की आंख खुली, उसने चारों तरफ देखा और उसका दिल बैठ गया। सुअरों ने उसके खाने पीने का आधे से ज्यादा सामान रौंद दिया था। ब्रेड बिखरी पड़ी थी, कुछ चीजें पूरी तरह नष्ट हो चुकी थीं। अब उसके पास बस एक ही चीज बची थी, उसकी शिकारी बंदूक। फिन ने मन बना लिया कि अब सुअरों का शिकार करना ही पड़ेगा। वह बंदूक लेकर धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ा, लेकिन अंदर जाते ही जो नजारा दिखा उसने उसके कदम रोक दिए। जमीन पर जगह जगह इंसानी खोपड़ियां पड़ी थीं। आसपास कुछ अजीब सामान बिखरा था, जैसे किसी पूजा या बलि का इंतजाम किया गया हो। यह देखकर उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तभी उसके कुत्ते ने जमीन सूंघते हुए अचानक भौंकना शुरू कर दिया। उसने ताजा इंसानी पैरों के निशान ढूंढ निकाले थे। अब फिन को सब साफ दिखने लगा। ये टापू सिर्फ जंगली जानवरों का नहीं था, यहाँ इंसानों से भी बड़ा खतरा था। हो सकता है यहाँ कोई खूंखार शिकारी कबीला रहता हो। फिन ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने अपने कुत्ते को साथ
हाथ लिया और जितनी तेज हो सका वहां से भाग निकला। अब उसके दिल दिमाग में बस एक ही बात थी, किसी भी तरह इस मनहूस टापू से निकलना। उसने तय कर लिया कि वह खुद एक छोटी नाव बनाएगा। अगले ही दिन वह जंगल में गया और मजबूत पेड़ों को चुनकर कुल्हाड़ी से काट गिराया। फिर आरी से उन लकड़ियों को काटकर पतले तख्ते बनाने लगा। कई दिनों तक फिन बिना रुके काम करता रहा। धूप में शरीर जलता रहा, हाथों में छाले पड़े, कई बार खून भी निकल आया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। शरीर में ताकत बनाए रखने के लिए उसे प्रोटीन चाहिए था, इसलिए उसने समंदर के पास से कुछ जंगली बत्तखें पकड़ी और उन्हें एक छोटे से बाड़े में पालना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद जब उसने कोयले पर भुनी हुई बत्तख खाई तो उसकी खुशबू ने जैसे उसकी जान में जान डाल दी। दिन बीतते गए और फिन की मेहनत रंग लाने लगी। लकड़ियां अब नाव का साफ आकार लेने लगी थीं। आखिरकार नाव का ढांचा तैयार हो गया। फिन देर तक उसे देखता रहा, क्योंकि यही उसकी आखिरी उम्मीद थी इस खतरनाक टापू से जिंदा बाहर निकलने की। नाव को समंदर तक ले जाने के लिए फिन ने नीचे गोल गोल लकड़ियां बिछाई ताकि नाव आसानी से फिसल सके। फिर उसने पेड़ों से निकली गोंद यानी राल को आग पर गर्म किया और एक मोटा लेप तैयार किया। उस लेप को उसने नाव की हर छोटी बड़ी दरार में भर दिया ताकि पानी अंदर घुसने का कोई रास्ता न बचे। जाने से पहले उसने खुद को थोड़ा संवारा, जैसे कोई सफर पर निकलने से पहले करता है, और खुशी में एक पटाखा भी फोड़ दिया। वह और उसका कुत्ता दोनों इस कैद से आजादी मिलने की उम्मीद में फूले नहीं समा रहे थे। फिन ने नाव को रोककर रखी रेत की बोरी में चाकू घोंप दिया। जैसे जैसे बोरी से रेत बहती गई, लीवर ने अपना काम शुरू कर दिया। नाव उन गोल लकड़ियों पर फिसलती हुई धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी और फिर तेजी से समंदर की तरफ बढ़ चली। फिन की आंखों में घर लौटने के सपने तैर रहे थे, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि अगले ही पल सब कुछ खत्म हो जाएगा। नाव की रफ्तार अचानक इतनी तेज हो गई कि वह बेकाबू हो गई। फिन कुछ समझ पाता उससे पहले ही नाव सामने खड़ी एक विशाल चट्टान से जा टकराई। बस एक पल लगा और महीनों की मेहनत लकड़ियों के टुकड़ों में बदलकर पानी में बह गई। फिन अपनी आंखों के सामने सब कुछ टूटते देखता रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी 6 महीने की हाड़ तोड़ मेहनत एक झटके में मिट्टी में मिल गई। वह पूरी तरह टूट चुका था। वक्त चुपचाप गुजरता गया और देखते ही देखते 1 साल बीत गया। इस 1 साल में फिन ने कई बार टापू से भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार समंदर की डरावनी लहरों ने उसे वापस किनारे फेंक दिया। हर नाकामी के साथ उसका हौसला और कमजोर होता गया। आखिरकार थक हार कर उसने मान लिया कि अब यहीं जीना पड़ेगा। उसने जहाज से मिले सब्जियों के बीजों को जमीन में बोया और रोज पूरी मेहनत से उन्हें सींचने लगा। खाली वक्त में वह सीपियां इकट्ठा करता और उनसे अपनी मिर्च की पौध के चारों तरफ घेराबंदी बनाता ताकि जानवर नुकसान न करें। दिन यूं ही बीतते चले गए। जिंदगी एकदम सूनी और उबाऊ हो गई थी। बस उसका कुत्ता साइडो ही था जिसकी वजह से वह अब तक संभला हुआ था। लेकिन फिन को क्या पता था कि यह 7 भी ज्यादा दिन का नहीं है। एक दिन जब वह साइडो को खाना देने पहुंचा तो उसने देखा कि कुत्ता कटोरे के पास बैठा तो है, लेकिन कुछ खा नहीं रहा। पहले तो फिन को लगा कि शायद उसे खाना पसंद नहीं आया। उसने साइडो की सबसे पसंदीदा हड्डी उसके सामने रख दी, लेकिन कुत्ते ने उसे सूंघा तक नहीं। तभी फिन ने उसकी नाक छुई। नाक सूखी थी और असामान्य रूप से गर्म। फिन का माथा ठनक गया, उसका दिल डूबने लगा। कहानी पसंद आ रही है दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब जल्दी से कर दो। अब उसे साफ समझ आ गया था साइडो बीमार था। कुछ ही देर में साइडो ने एक गहरी सांस ली और जमीन पर निढाल होकर गिर पड़ा। फिन की जान जैसे हलक में अटक गई। वह घबराकर अपने जिगर के टुकड़े को उठाकर बिस्तर पर ले गया। हाथ कांप रहे थे, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उसने वाइन का एक बड़ा चम्मच भरा और साइडो के मुंह में डाल दिया, इस उम्मीद में कि शायद इससे उसे होश आ जाए, शायद कुछ चमत्कार हो जाए। लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिन पूरी रात उसके पास बैठा रोता रहा। न उसे नींद आई, न आंखें बंद हुई। वह बार बार साइडो को हिलाकर देखता, उसका नाम पुकारता, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। उसे यह सोचकर ही डर लग रहा था कि इस वीरान टापू पर अब वह बिल्कुल अकेला रह जाएगा। उसने खुदा से बार बार दुआ मांगी, गिड़गिड़ाया, लेकिन 2 दिन बाद साइडो ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। फिन ने अपने मरे हुए दोस्त को गोद में उठाया और समंदर किनारे ले गया। वहां उसने चुपचाप रेत खोदी और साइडो को उसी में दफना दिया। जब सब खत्म हो गया तो वह वहीं बैठ गया। गुस्से और गम में उसने समंदर की लहरों पर हाथ पटकने शुरू कर दिए, जैसे लहरें ही उसके दुख की वजह हों। उस दिन के बाद फिन की जिंदगी बदल गई। हर दिन उसे 1 साल जितना भारी लगने लगा। उसे साफ महसूस होने लगा था कि यह टापू कोई घर नहीं बल्कि एक जेल है जहां उसे उम्र कैद मिल चुकी है। ऐसे ही एक दिन उसकी नजर समंदर पर पड़ी। दूर से उसे कुछ नावें उसी टापू की तरफ आती दिखी। फिन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने फौरन अपनी शिकारी बंदूक उठाई और चुपचाप देखने चल पड़ा कि आखिर माजरा क्या है। झाड़ियों में छिपकर उसने जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। वे कुछ आदिवासी थे। वे अपने मरे हुए सरदार को विदा करने के लिए एक खौफनाक रस्म निभा रहे थे। आग जल रही थी, ढोल जैसी आवाजें
गूंज रही थीं और सबसे डरावनी बात यह थी कि वे अपने ही कबीले के 3 लोगों की बलि चढ़ाने वाले थे। नजारा इतना बेरहम था कि फिन की रूह कांप उठी। तभी बलि दिए जाने वाले लोगों में से एक लड़के को मौका मिला। वह अचानक रस्सियां तोड़कर वहां से भाग निकला। भागते भागते वह सीधा फिन के सामने आ पहुंचा। फिन ने बिना एक पल सोचे उसकी गर्दन पर बंदूक तान दी और उसे चुप रहने का इशारा किया। दोनों झाड़ियों में दुबक गए। कुछ ही देर बाद पीछा करते हुए दुश्मन वहां पहुंचे, लेकिन काफी खोजबीन के बाद भी उन्हें दोनों का कोई सुराग नहीं मिला। जब बाकी आदिवासी अपनी नावों में बैठकर टापू से चले गए, तब जाकर फिन की सांस में सांस आई। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। उसने धीरे से उस लड़के के हाथों में बंधी रस्सियां खोली। फिन उसे प्यार से झूमा कहने लगा और चाहता था कि वह उसे अपना मालिक माने, लेकिन जुमा फिन की एक भी बात समझ नहीं पा रहा था। भाषा की दीवार दोनों के बीच खड़ी थी, फिर भी फिन खुश था। इतने लंबे अकेलेपन के बाद उसे कोई तो मिला था। वह जुमा को अपने ठिकाने पर ले आया, उसे चेहरा साफ करना सिखाया, ठीक से बैठकर खाना खाना बताया और इशारों में समझाने की कोशिश की कि यहाँ कैसे रहना है। साथ ही उसने उसे अपनी भाषा के कुछ आसान शब्द भी सिखाने शुरू किए। जुमा चुपचाप सब देखता और करता रहा, लेकिन रात होते ही फिन के मन में डर घर कर गया। उसे लगा कि कहीं यह लड़का मौका पाकर भाग न जाए या किसी मुसीबत को न्योता न दे दे। इसी डर में उसने जुमा को जंजीरों से बांध दिया। यह फैसला उसे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन डर उस पर भारी पड़ गया। अगली सुबह जब फिन की आंख खुली तो उसका दिल बैठ गया। जुमा वहां नहीं था। जंजीर खुली पड़ी थी। जमीन पर खून के कुछ धब्बे दिखाई दे रहे थे। फिन ने उंगली से उन्हें छुआ। वे अब भी गर्म थे। उसी पल उसे खतरे का एहसास हो गया। उसने बिना देर किए बंदूक उठाई और जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। जंगल के बीचों बीच से सफेद धुआं उठता दिख रहा था। फिन दबे पांव वहां पहुंचा। आग लगभग बुझ चुकी थी, लेकिन राख के बीच उसे किसी इंसान की हथेली दिखाई दी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। फिन समझ गया कि वही खौफनाक कबीला फिर लौट आया है। वह खून के निशानों का पीछा करता हुआ आगे बढ़ा। झाड़ियों के पीछे झांकते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां जुमा का कटा हुआ सिर पड़ा था। फिन का दिमाग सुन्न हो गया। डर से उसका शरीर जवाब देने लगा और वह पीछे हटने लगा। तभी झाड़ियों के पीछे उसे एक साया तेजी से सरकता दिखा। फिन ने तुरंत बंदूक तान ली और बहुत संभल कर आगे बढ़ने लगा, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह खुद एक जाल में फंसने जा रहा है। अचानक एक फंदा उसके पैर में कस गया और पल भर में वह उल्टा पेड़ से लटक गया। उसने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन फंदा और कसता चला गया। तभी एक आदिवासी धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। फिन ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने जेब से चाकू निकाला और हाथापाई करने की कोशिश की, लेकिन झटापट में चाकू नीचे गिर गया। अब वह पूरी तरह बेबस था। आदिवासी ने मजाक उड़ाते हुए उसे डंडे से मारना शुरू कर दिया। वह हंसते हुए उसकी लंबी दाढ़ी खींच रहा था। फिन दर्द से छटपटा रहा था, लेकिन जब आदिवासी ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा तो फिन समझ गया कि अभी चुप रहना ही उसकी जान बचा सकता है। तभी आदिवासी की नजर फिन की बंदूक पर पड़ी। वह उसे बड़े हैरानी से देखने लगा, जैसे उसने पहले कभी ऐसी चीज न देखी हो। यहीं से हालात और भी खतरनाक होने वाले थे। आखिरकार उस आदिवासी ने फिन को एक पेड़ से मजबूती से बांध दिया और चुपचाप वहां से चला गया। फिन पूरी रात वहीं बंधा रहा। दर्द और थकान के बीच उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था। इस आदमी ने जो बत्तख का मांस खाया था वह उसे आखिर मिला कहां से? यह सवाल उसे अंदर ही अंदर बेचैन कर रहा था। अगली सुबह जब फिन की आंख खुली तो वह दंग रह गया। उसकी रस्सियां खुली हुई थीं। वह आजाद था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उस जंगली आदमी ने उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया। डर और हैरानी के मिले जुले हाल में वह लड़खड़ाते हुए अपने ठिकाने की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसका शक यकीन में बदल गया। उसके बाड़े से 3 बत्तखें गायब थीं। अब सब साफ हो चुका था। वही आदमी उसकी बत्तखें चुरा रहा था। गुस्से में फिन का खून खौल उठा। उसने बिना कुछ सोचे अपनी बंदूक उठाई और बदला लेने निकल पड़ा। पूरे टापू में वह उसे ढूंढता रहा। झाड़ियों, चट्टानों और जंगल के बीच आखिरकार उसे वह आदमी दिख ही गया। फिन ने निशाना साधा और गोली चला दी। गोली चूक गई। इसके बाद काफी देर तक चूहे बिल्ली का खेल चलता रहा। कभी वह दिखता, कभी गायब हो जाता और फिर अचानक पूरी तरह नजरों से ओझल हो गया। फिन अपनी बंदूक में दोबारा बारूद भर ही रहा था कि तभी सामने से उस आदिवासी ने अचानक हमला कर दिया। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। कभी फिन उसे धकेलता तो कभी वह फिन को जमीन पर गिराने की कोशिश करता। मारपीट करते करते उन्हें होश ही नहीं रहा कि वे धीरे धीरे एक दलदल की तरफ बढ़ रहे हैं। जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों आधे से ज्यादा दलदल में धंस चुके थे। आदिवासी के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। वह ऐसे हालात का आदी था। उसने चालाकी से अपने शरीर को पीछे की तरफ झुकाया ताकि और न धन से। फिर पास उगी जंगली
गीली घास को पकड़ा और फिसलते हुए किनारे पर निकल आया। दलदल में पीछे रह गया फिन। अब वह मौत को बहुत करीब से महसूस कर रहा था। वह जितना जोर लगाकर बाहर निकलने की कोशिश करता, दलदल उसे उतनी ही बेरहमी से अंदर खींचता चला जाता। जब कीचड़ उसके गले तक पहुंच गया तो उसकी ताकत जवाब दे गई। उसने हार मान ली और बेबसी भरी नजरों से उस आदिवासी की तरफ देखा। किस्मत अच्छी थी, वह आदिवासी दिल का बुरा नहीं निकला। उसने फिन का इशारा समझ लिया। वह पास के एक पेड़ पर चढ़ा और अपने वजन से उसकी एक मोटी टहनी नीचे झुका दी। फिन ने बची खुची ताकत जुटाकर उस टहनी को पकड़ा और किसी तरह दलदल से बाहर निकल आया। मौत के मुंह से बाहर आने के बाद फिन की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह समंदर के पानी में उतरकर अपने शरीर से कीचड़ धो ही रहा था कि तभी उसकी नजर फिर उस आदिवासी पर पड़ी। वह एक बार फिर उसकी बत्तख चुरा रहा था, लेकिन इस बार फिन को गुस्सा नहीं आया, क्योंकि आखिरकार उसी आदिवासी ने फिन की जान बचाई थी। यही बात फिन के दिल में अटक गई। कुछ दिन बाद जब फिन यूं ही जंगल में टहल रहा था तो उसकी नजर उस आदमी पर पड़ी। वह आग और कोयले की मदद से लकड़ी को खोखला कर रहा था, जैसे किसी तरह की नाव या नाव जैसा ढांचा बनाने की कोशिश कर रहा हो। फिन ने हिम्मत करके उससे बात शुरू की। शब्द किसी को समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन इशारों और हाव भाव से बात आगे बढ़ने लगी। इसी दौरान फिन को पता चला कि उसका नाम एंड्रयू है। भाषा अलग थी, रहन सहन अलग था, फिर भी एंड्रयू ने बिना झिझक फिन को खाने के लिए कुछ दिया। फिन ने खा तो लिया, उसे गोश्त स्वादिष्ट भी लगा, लेकिन जैसे ही पता चला कि वह चमगादड़ का मांस है, उसका पेट थोड़ा गड़बड़ा गया। फिन ने देखा कि एंड्रयू अब भी पत्थर की कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने की जद्दोजहद कर रहा था। तभी फिन के दिमाग में हल्की सी शरारत आई। उसने अपनी लोहे की तेज कुल्हाड़ी उठाई और पल भर में एक मोटी टहनी काटकर जमीन पर गिरा दी। यह देखते ही एंड्रयू की आंखें फैल गईं। पहले तो वह हैरान हुआ, फिर थोड़ी जलन भी दिखी, जैसे कह रहा हो कि यह क्या जादू है। धीरे धीरे दिन बीते गए और दोनों के बीच अजीब सी दोस्ती बन गई। अब उन्हें शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती थी, इशारों में ही सब समझ आ जाता था। फिन शिकार करने में भी अब काफी माहिर हो गया था। उसने एक दिन बड़ी आसानी से जंगली सुअर का शिकार कर लिया। वह अपना खाना एंड्रयू के साथ बांटकर खाता था। हालांकि एंड्रयू अब भी आदिवासियों की तरह झपटकर और बिना किसी तमीज के खाना खाता था। फिन यह समझ चुका था कि भले ही दोनों की आदतें और जिंदगी जीने के तरीके अलग हों, लेकिन आपसी सम्मान ही असली चीज है। इसी सोच के साथ उसने एंड्रयू की मदद करने का फैसला किया। दोनों ने मिलकर एक मजबूत लकड़ी का बेड़ा तैयार किया ताकि एंड्रयू अपने घर, अपने लोगों के पास लौट सके। जिस दिन एंड्रयू उस बेड़े पर बैठकर समंदर में आगे बढ़ा, फिन देर तक उसे देखता रहा। उसका मन भारी हो गया। इतनी मुश्किलों के बाद मिली यह दोस्ती अब दूर जा रही थी। बेड़ा आंखों से ओझल हुआ और फिन फिर से उसी टापू पर अकेला रह गया। जिंदगी दोबारा वही पुरानी और नीरस हो गई। फर्क बस इतना था कि अब यादें ज्यादा थीं। कभी कभी एंड्रयू चुपके से उस टापू पर फिन से मिलने आ जाता था। वे बिना ज्यादा बोले बस साथ बैठते और वही फिन के लिए काफी होता। वक्त यूं ही गुजरता रहा। एक दिन फिन अपनी रोज की डायरी लिख रहा था कि अचानक एक तेज धमाके जैसी आवाज गूंजी। वह आवाज वह अच्छी तरह पहचानता था। वह बंदूक चलने की आवाज थी। बंदूक की आवाज सुनते ही फिन चौंक गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वह जानता था कि ऐसी आवाज सिर्फ आधुनिक दुनिया के लोग ही कर सकते हैं। वह पागलों की तरह अपने ठिकाने से बाहर भागा और दूर समंदर की तरफ देखा। वहां एक बड़ा जहाज किनारे के पास फंसा हुआ था। यह नजारा देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। इतने सालों बाद आखिरकार इंसान दिखे थे। फिन खुशी से हाथ लहराते हुए मदद के लिए चिल्लाने लगा और तेजी से उस तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही वह थोड़ा और पास पहुंचा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जहाज के डेक पर कुछ गोरे लोग भागते दिखाई दिए और उनके बीच एक जाना पहचाना चेहरा था, एंड्रयू। वे सब मिलकर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। फिन तुरंत समझ गया कि मामला क्या है। उन दिनों गोरे लोग अक्सर आदिवासी इलाकों से लोगों को पकड़कर गुलाम बनाते थे। यह सोचते ही फिन का दिल बैठ गया। उसने देखा कि एंड्रयू को जंजीरों में जकड़ लिया गया है। वह चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। फिन बिना देर किए समंदर में कूद पड़ा और तैरता हुआ जहाज तक पहुंच गया। जब जहाज के कप्तान ने देखा कि फिन भी उन्हीं की तरह एक गोरा आदमी है और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता है, तो उसका रवैया तुरंत बदल गया। उसने फिन को इज्जत के साथ अंदर बुला लिया। फिन ने बैठकर अपनी 5 साल की पूरी कहानी सुना दी। जहाज का टूटना, अकेलापन, भूख, डर, आदिवासी और दोस्ती। कहानी सुनते सुनते कप्तान का दिल पसीज गया। उसे फिन पर पूरा भरोसा हो गया और उसने उसे मेहमान की तरह जहाज पर रहने दिया। रात गहरी हो चुकी थी। पूरा जहाज नींद में डूबा हुआ था। तभी फिन दबे पांव डेक पर पहुंचा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन इरादा पक्का था। वह चुपचाप उस पिंजरे तक गया जहां एंड्रयू को कैद किया गया था और ताले को धीरे से खोल दिया। दोनों की नजरें मिली। बिना एक शब्द बोले उन्होंने एक दूसरे को देखा। यह विदा शब्दों की मोहताज नहीं थी। एंड्रयू चुपचाप उस बेड़े पर बैठ गया जिसे फिन ने पहले ही तैयार कर रखा था। कुछ ही पलों में वह अंधेरे समंदर में अपने कबीले
की तरफ बढ़ गया। फिन देर तक उसे जाते हुए देखता रहा। उसके मन में हल्की सी कसक थी, लेकिन दिल को सुकून भी था कि उसका दोस्त आजाद है। और इस तरह उस वीरान टापू पर 5 साल गुजारने के बाद फिन भी उसी जहाज के जरिए अपनी पुरानी दुनिया में वापस लौट गया, एक बिल्कुल अलग इंसान बनकर। इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी।